अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सच टीवी पे आज ईद के तीसरे दिन के साथ मैं मोहम्मद उमर ख़ान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और मुझे उम्मीद है, बल्कि मैं ये जानता हूँ कि आज ईद का जो तीसरा दिन है, किस तरीके से चटपटे खानों के साथ तवाज़ु हो रही होगी, घर वाले किस तरीके से ईद की खुशियाँ सेलिब्रेट कर रहे होंगे। और सबसे अहम बात ये कि आज तीसरे दिन कुर्बानी से जब आप लोग फ्री हो चुके होंगे तो अब दावतों का एक नया मरहला शुरू हो चुका होगा। और पाकिस्तान में तो बेशतर मकामात पे मौसम बहुत ही ज़्यादा खुशगवार है। पिछले एक हफ्ते से कहीं बारिशों का सिलसिला जारी रहा तो कहीं ठंडी हवाएं चल रही हैं। और ईद का तीसरा दिन इस वजह से भी बड़ा अहम होता है क्योंकि जो यंगस्टर्स होते हैं या ख़ानदान में जो कज़न्स होते हैं वो अक्सर किसी खुली जगह पर या बिलखुसूस छत पर यह एहतमाम होता है कि बारबेक्यू का बड़ा एक ख़ास एहतमाम होता है और उसमें फैमिली के तमाम लोगों को बुलाया जाता है, गहमा गहमी होती है। और इसी गहमा गहमी के साथ ईद का ये तीसरा दिन आप आज सेलिब्रेट कर रहे होंगे। और इस तीसरे दिन की इस ट्रांसमिशन के साथ, इस शो के साथ मैं मोहम्मद उमर ख़ान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हमारे साथ जो अहम शख्सियात मौजूद हैं, जो मेहमानान आज हमारे साथ मौजूद हैं, वो आज अपना बड़ा कीमती वक्त ईद के तीसरे दिन निकाल के यहाँ पर हाजिर हुए हैं ताकि हम उनसे कुछ गुफ्तगू भी कर सकें। ईद के पहले, दूसरे और तीसरे दिन की सुबह उन्होंने कैसे गुजारी, कुछ उनसे बातें हो सकें। लेकिन आज के हमारे मेहमानों का जो ताल्लुक़ है वो सियासी और समाजी हलकों से है, सियासत से ज़्यादा है, क्योंकि सियासत में आप इन्हें मुख्तलिफ़ टेलीविज़न चैनल्स पे बहैसियत अपनी अपनी पार्टी की नुमाइंदगी करते हुए देखते हैं या कहीं पर आप तज्ज़ियाकार के तौर पे देखते हैं। और दूसरी जानिब आज के हमारे ये मेहमानान जो हैं समाजी हलकों में भी अपनी बड़ी शोहरत रखते हैं, बिलखुसूस जो सेमिनार्स, जो कॉन्फ्रेंसेस होती हैं उसमें एज गेस्ट स्पीकर्स आप इनको देखते हैं। तो अब मैं मज़ीद वक्त का ज़िया किए बगैर अपने मेहमानों से आपका तारुफ कराऊंगा। सबसे पहले हमारे साथ आज मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं जनाब ख्वाजा तारिक नज़ीर साहब। अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा साहब, ईद मुबारक। कैसे मिजाज हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह जी, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया हमें। और उनके साथ मौजूद हैं समाजी रहनुमा हैं और प्रोफेशनल यूथ फाउंडेशन के एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर हैं जनाब बिलाल हैदर साहब। अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई, ईद मुबारक आपको। खैर मुबारक जी। और एक बड़े अहम मेहमान जो कि मेरी बाएं जानिब मौजूद हैं और बड़े हरदिल अजीज़ हैं, यूथ में भी बड़ा अपना एक मकाम रखते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से हम इन्हें जानते हैं और बड़ी अहम इनकी मसरूफियात रही ईद के दिनों में भी, इससे पहले भी। और जब से कोरोना वाली पोजीशन रही उसमें पीपल्स पार्टी की जानिब से जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आपने देखी हैं उसको ऑर्गेनाइज़ करने में, उस तमाम तर पहलुओं में और सहाफ़ियों से रवाबित में बड़ा इनका एक अहम सरदार नज़ाकत अली साहब। अस्सलाम वालेकुम सरदार साहब, ईद मुबारक आपको। आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक जी। तो गुफ्तगू का आगाज़ सरदार साहब मैं आपसे ही करना चाहूँगा कि बड़ी खुशी हुई, एक तो ये कि आप लोगों ने वक्त निकाला, ख्वाजा साहब आपने भी, बिलाल भाई आपने भी। सरदार साहब, कैसा ईद का पहला दिन गुजरा, क्या आपने कुर्बानी की, कुछ बताएं नाजरीन को। बकरा काटा, गाय काटी और कहाँ होती है, क्योंकि आपका आबाई ताल्लुक गालिबन आज़ाद कश्मीर वाली साइड से। बेसिकली तो कुर्बानी तो मेरे ख्याल में हर साल ही कराची में लोग बहुत बड़ी तादाद में कुर्बानी करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो इस दफ़ा की कुर्बानी है, लोगों मैंने देखा कि लोग काफ़ी डिसहार्ट भी थे ज़रा कोविड-19 के हवाले से। फिर यहाँ पे जितनी मौत हुई हैं और पूरी दुनिया में हुई हैं, लेकिन पाकिस्तान में खुशकिस्मती से कम डेथ्स हुई हैं। और फिर भी हम लोग ज़ाहिर है लक्कड़ आज़म पत्थर आज़म, हम लोग काफ़ी ज़ाहिर स्ट्रॉन्ग लोग हैं पाकिस्तान के लोग, तो फिर भी लोगों ने बढ़ चढ़ के कुर्बानी में हिस्सा लिया और हमने भी इसी तरह कुर्बानी की है। और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के लोगों ने जिस हिम्मत के साथ, हौसले के साथ ये ईद गुजारी है, जो कोविड-19 का जो ड्यूरेशन था, ख़ास करके पीक का जो ड्यूरेशन था जिसमें बहुत ज़्यादा स्प्रेड था पूरे पाकिस्तान के अंदर, लोगों ने अपनी गवर्नमेंट के साथ, हमारी सिंध गवर्नमेंट के साथ बिलखुसूस जो सिंध के लोगों ने कोऑपरेट किया, मैं समझता हूँ कि ये काबिल सताइश भी है। और बिलखुसूस हमारे जो मजहबी रहनुमाओं ने हमारे साथ कोऑपरेट किया, पाकिस्तान सिंध की यूथ ने जिस तरह सिंध गवर्नमेंट के साथ वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का जो विजन था, जो उनकी जो WHO की जो इंस्ट्रक्शन थी उनके मुताबिक जो सिंध गवर्नमेंट काम कर रही थी, उसके ऊपर लोगों ने अमल दरामद किया, जिसकी वजह से हम लोग कोविड-19 को काफ़ी हद तक हम लोगों ने उसको शिकस्त देने में हम लोग कामयाब हुए। और कुर्बानी के हवाले से भी जो SOP गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने यहाँ पे लोगों को दी है,
उस पर अमल दरामद भी हुआ। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ सिंध के लोगों का और पूरे पाकिस्तान के लोगों का कि जो हमारी जो वफाकी हुकूमत है या प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं, जिस तरह उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी है उनको, WHO की जो इंस्ट्रक्शन थी उसके मुताबिक इन्होंने SOPs बनाई हैं, लोगों ने उस पर 90% लोगों ने उस पर अमल दरामद किया। और बड़ी खुशी की बात यह है कि हमारे लोगों का, पाकिस्तान की कौम के बारे में उमूमन परसेप्शन ये था कि ये कौम नहीं है, क्राउड है, लेकिन कोविड-19 में लोगों ने साबित किया कि पाकिस्तान ये कौम बन के दिखाया। लेकिन ये तो बताएं कि आपने क्या कुर्बानी की, किस दिन कुर्बानी हुई और कैसे, क्योंकि आपकी तो मसरूफियात तमाम ही सियासतदानों की, पार्टी भी देखनी है, घर भी देखना है। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि ज़ाहिर है कुर्बानी तो हम लोग अपने घर में बकरा कुर्बान करते हैं, सारे बच्चों की वजह से ज़्यादातर मोस्टली ये होता है कि 2-4 दिन 10 दिन पहले बकरा लेके आते हैं और उसको कुर्बान भी करते हैं और कुर्बानी की है उसकी। और उसके बाद हमारी तो यही मसरूफियात होती हैं ज़ाहिर है पॉलिटिकल लोगों की, जिस तरह आपने खुद अपने इंट्रो में भी कहा, हमारे जो दोस्त हैं ख्वाजा साहब ज़ाहिर है हमारे सीनियर हैं, हमारा यही होता है कि ज़्यादातर लोगों के साथ मिलना जुलना, अपनी पॉलिटिकल जो हमारी जो दोस्त होते हैं, पार्टी के लोग होते हैं, मुख्तलिफ सियासी जमातों के लोग होते हैं, उनके साथ हमारा इंटरेक्शन रहता है, लोग ईद पे मिलते भी हैं। लेकिन ये ईद जो थी, इस पे बिलखुसूस हम लोगों ने काफ़ी एहतियात की है, लोगों से गले मिलने से, हाथ मिलाने से, क्योंकि जो इंटरनेशनल सिचुएशन हम देख रहे हैं, बिलखुसूस जो वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर कोविड-19 की सिचुएशन है, उसको देखते हुए हमें आज भी एहतियात करनी चाहिए और आने वाले दिनों में भी जो WHO की इंस्ट्रक्शन है कि उसमें हमें एहतियात करनी चाहिए ताकि हम कोविड-19 को कंप्लीट शिकस्त दे सकें। और पाकिस्तान जो जिस तरह पाकिस्तान के लोगों ने मेहनत करके अपनी अब मुश्किल तरीन हालात के अंदर भी लोगों ने सर्वाइव किया है, तो मैं अपनी तरफ से और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तरफ से पूरी कौम को ईद की मुबारक भी पेश करता हूँ। और इतनी स्ट्रेंथ दिखाने पे, इतनी यकजहती दिखाने पे मैं पूरी कौम का शुक्रिया अदा करता हूँ। ठीक है ख्वाजा साहब, सरदार साहब ने तो बता दिया कि जी उन्होंने बकरों की कुर्बानी की है, आप ज़रा कुछ बताएं कि क्या कुर्बानी हुई है आपके घर में। बहुत शुक्रिया आपका, आज के इस अहम दिन के मौके पे आपने हमें दावत दी और अपने प्रोग्राम में शरीक किया। देखिए, रिवायती तौर पे इस ईद पर जो है वो पहले दिन जो है वो कलेजी खाई जाती है। जिस तरह ईद उल फित्र के मौके पे हम कहते हैं कि सवैयाँ खाई जाती हैं, तो इस ईद पर जो है ये मैं समझता हूँ कि मुझे तो याद नहीं पड़ता कि कौन सी ऐसी ईद है कि जब हमने नाश्ता जो है कलेजी के साथ ना किया हो। आप यकीन कीजिए कि बचपन में भी जब हम नमाज से वापस आते थे, कब्रिस्तान से होके आते थे, तो बस यही होता था कि घर पहुँचे और जाकर जो है कलेजी से मतलब नाश्ता होगा। बहरहाल सरदार भाई ने बड़ी अच्छी बातें की हैं। ईद उल फित्र हो या ये ईद उल अज़हा हो, इस मौके पर यकीनन वो बात या वो एहसास नहीं थे कि जो उम्मन इन त्योहारों पर होते हैं। उसकी बुनियादी वजह ये है कोविड-19 वर्ल्ड वाइड 6.5-7 लाख अफराद जो है लुक़मा अजल बन गए। वो तो अल्लाह ताला का बड़ा करम है कि पाकिस्तान पर उसने ख़ास करम और इनायत किया, वरना जो हाल था और जो ख़दशात थे, खुदा न खास्ता अगर वो सूरत हाल बनती तो शायद आज हम यहाँ ना बैठे होते। तो बहरहाल इसमें पूरी कौम को क्रेडिट जाता है, जैसे सरदार भाई ने कहा कि पूरी कौम को क्रेडिट जाता है। और हुकूमत की कमी बेशी वो अपनी जगह है, लेकिन मैं समझता हूँ कि आवाम ने बड़ी दानिशमंदी का सबूत दिया और उसने आवाम ने जो है हुकूमत पे बहुत कम रिलाय किया। ख़ास तौर पे इलाज के मामले में अगर आप देखें तो उन्होंने बेहतर ये समझा कि वो घर बैठ के सेल्फ़ आइसोलेशन में चले जाएं, वो ज़्यादा मुनासिब और बेहतर है। बहरहाल टीवी ने, मीडिया ने और ख़ास तौर पे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जिस तरह से इस मामले में लोगों को आगाही दी, एजुकेट किया, उसका बड़ा फ़ायदा हुआ। और मैं अपनी ज़ाती बात करूँगा कि मैं कम से कम उसको ज़रूर फॉलो करता था और करता हूँ। और लगता ये है
कि आने वाले सालों में भी आपको यही प्रोटोकॉल जो है ये फॉलो करने पड़ेंगे, क्योंकि ये जाने वाला नहीं। ता वक्त ये कि आप कोई ऐसी वैक्सीन तैयार नहीं कर लेते, इसका तोड़ तैयार नहीं कर लेते, उस वक्त तक हमें सबको एहतियात करनी होगी, बात करने की ज़रूरत है। तो माशाल्लाह कलेजी से फिर नाश्ता हुआ जी बिल्कुल, बिल्कुल। और उसके बाद फिर एनी टाइम तो आज तो खैर तीसरा दिन है, आज कोई ख़ास फरमाइश करके आए हैं आप घर पे या घर में, घर वालों का आज का क्या लेकिन प्लान जैसे है? आपने कहा कि वो जो बारबेक्यू का। हाँ जवान लोग हैं वो अपना बारबेक्यू कर रहे होते हैं अपना छत के ऊपर, उमन यही तरीक़ाकार होता है। और चूँकि बाहर तो लोग जाते नहीं हैं, तो अपने अपने घरों में लोगों ने जो है ये सिलसिला किया है। तो चलिए मैं उस तरफ भी आता हूँ, लेकिन पहले बिलाल हैदर साहब से भी मैं जान लूँ। बिलाल भाई, आपकी समाजी हलके में मसरूफियात और जो वेलफेयर के काम है वो जारी रहे, और बिलखुसूस आपका ये इन दिनों में भी बड़ा एक एक्टिविटीज़ रहती हैं कि गोश्त की तकसीम और पहुँचाना, फिर अपनी भी चीज़ें देखनी है कुर्बानी के हवाले से, तो क्या मराहिल रहे इन तीनों दिन? उसमें मैं देखता हूँ कि बहसीत पाकिस्तानी कौम ने जिस तरह इसको फेस किया, वेस्टर्न कंट्रीज़ को देख लें, बाकी ममालिक को देख लें, तो एक खौफ की फ़ज़ा थी, बहुत ज़्यादा खौफ की फ़ज़ा थी। और लेकिन पाकिस्तान के अंदर खौफ तो नहीं था, एहतियात भी की, जिसके रिज़ल्ट्स भी हमें सामने आए, उसके सामने रिज़ल्ट्स भी हमारे सामने हमें देखने को मिले। लेकिन जिस तरह बाहर के ममालिक में और अदर कंट्रीज़ की सूरत हाल हमें देखने को मिली, वहाँ पर लोग खौफज़दा हो गए, घरों से निकलना बंद कर दिया, बल्कि इस मौके पर तो एक दूसरे का एहसास किया जाता है, लेकिन बाज़ जगहों पे तो ऐसी सूरत हाल भी देखने को मिली कि लोगों ने वहाँ पे बड़े बड़े स्टोर्स को लूटना भी शुरू कर दिया, लूट मार भी हुई। मैक्सिको में हुआ, मैक्सिको में हुआ, लेकिन पाकिस्तान के अंदर कोई एक वाक़या भी ऐसा हमें देखने को नहीं मिला। यहाँ तक कि पता था कि कोविड का ये सिलसिला चल रहा है, कोविड-19 में एक पेशेंट है और वो कोरोना का शिकार हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद उसकी तीमारदारी के लिए और उससे हमदर्दी के लिए उसके रिलेटिव्स, उसके करीबों जो करीबी रिश्तेदार हो गए, अहबाब हो गए, दोस्त हो गए, तो वो साथ साथ रहे। बल्कि हॉस्पिटल्स के अंदर मैंने ये भी देखा कि लोग सिर्फ इस बात के लिए लड़ते रहे कि हमें अपने प्यारों से मिलने दिया जाए। जहाँ पर लोग, हमें दुनिया में ये वाक़यात देखने को मिल रहे थे कि लोग दूर दूर से ही लाशों को इज्तिमाई कब्रें बना के दफन कर रहे थे, तो यहाँ पर ऐसा मामला नहीं हुआ। ये हमदर्दी, प्यार, मोहब्बत, इत्तफाक और इत्तेहाद की आला मिसाल मुझे पाकिस्तानी कौम के अलावा किसी और कौम में देखने को नहीं मिली। तो सबसे पहले मैं तो अप्रिशिएट करूँगा, और फिर यकीनन ये ईद कुर्बान का एक पैगाम भी है, क्योंकि ये हमें कुर्बानियों की याद करवाती है, और ये कुर्बानियों का दिन है, कुर्बानियाँ देने का दिन है, कुर्बानियों की तजदीद का दिन है। जिस तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की कुर्बानी अल्लाह के सामने पेश कर दी, और अल्लाह ने इस सुन्नत को क़यामत तक के लिए आने वाले इंसानों के लिए ज़िंदा कर दिया, तो ये कुर्बानियों की याद करवाती है। तो ये दिन भी, और इसके अंदर कुर्बानी के साथ ईद करना, ये मैं समझता हूँ कि बिल्कुल एक मुनफरिद अंदाज़ है खुशी मनाने का जो मैंने देखा। सही है। मुझे बताएं नज़ाकत भाई कि खाने पीने का भी इसको त्यौहार कहा जाता है, क्योंकि इसमें बड़े गोश्त के आइटम्स, कबाब और स्टू, फिर सबसे पहली चीज़ यखनी पुलाव से, ये सारी चीज़ें शुरुआत वहाँ से होती है, बल्कि कलेजी से शुरुआत होती है। तो आपकी पसंदीदा डिशेस कौन सी हैं गोश्त के पॉइंट ऑफ व्यू से? मेरे ख्याल में ज़ाहिर पूरे पाकिस्तान के अंदर जो कोई पूरा साल गोश्त नहीं भी खाता है, एहतियात करता है कोलेस्ट्रॉल की वजह से और जो इशू बनते हैं, लेकिन ईद पे लोग दिल खोल के गोश्त खाते हैं। मैंने देखा कि जो डायबिटिक लोग होते हैं वो भी गोश्त खा लेते हैं, जो जिनको कोलेस्ट्रॉल होता है, जिनको और बहुत सारी बीमारियां होती हैं, वो भी एहतियात नहीं करते। लेकिन अल्लाह ताला का करम है कि मेरे ख्याल में हमारे बुजुर्ग भी ये कहा करते थे कि कुर्बानी के गोश्त से कुछ नहीं होता। तो कुर्बानी का गोश्त तो मेरे ख्याल में जितना लोग खाते हैं पाकिस्तान के अंदर और पूरी दुनिया में, उससे कोई, मुझे आज तक नहीं पता चला कि कुर्बानी के गोश्त की वजह से किसी को कोई तकलीफ हुई है। ये अल्लाह ताला की तरफ से एक ख़ास करम नवाजी है। लेकिन जहाँ तक खाने की आपने बात की, ज़ाहिर है मैं तो खाता पीता आदमी वैसे भी आपको नज़र आ रहा हूँ,
तो हम ज़ाहिर गोश्त खाते हैं, मुख्तलिफ डिशेस बनती हैं जैसे बिरयानी वगैरह, कढ़ाई, दूसरा तीसरी टिक्के, ये सारी चीज़ें ज़ाहिर इन सब में सबसे ज़्यादा पसंदीदा क्या है आपका? मेरे ख्याल में ज़ाहिर जो टिक्के वगैरह बारबेक्यू होता है उसको ज़्यादातर हम लोग हमारी ये फेवरेट है और सारे लोग मिलके इसको वो सेलिब्रेट करते हैं ईद को, और उसके ऊपर टिक्के भी बनते हैं और बच्चे, और बिल्कुल जिस तरह फ़ायद साहब ने कहा कि जी नौजवान, मैं तो फ़ायद साहब को अभी नौजवानों में ही शुमार कर रहा हूँ, तो इनको भी ज़ाहिर टिक्का पार्टी लाजमी करनी चाहिए। तो वो ये होता है कि ईद पे सारे रिश्तेदार दोस्त आपस में मिलके मुख्तलिफ एक दिन एक के घर पे, दूसरा दिन दूसरे के घर पे, तो ये अच्छी बात है कि इस दफ़ा लोगों ने एहतियात के साथ कुर्बानी की है, और मैं समझता हूँ कि जितनी लोग एहतियात करेंगे तो पाकिस्तान के लिए और उनकी अपनी सेहत के लिए बेहतर है। तो खाने पीने की जहाँ तक बात है, मैं समझता हूँ कि हमें बिलखुसूस इन त्योहारों के अंदर उन लोगों का ख्याल रखना चाहिए जो लोग कुर्बानी नहीं कर सकते, जो लोग पूरा साल पेट भर के गोश्त नहीं खा सकते, खाने नहीं खा सकते। हम तो चलो फिर भी कोई इतना तो है कि हम लोग अच्छा खाना खा सकते हैं, इतना अल्लाह ताला की ज़ात ने हमें दिया हुआ है, लेकिन मैं समझता हूँ कि हम सब लोगों को इस तरफ एक मोटिवेट होना चाहिए पूरी कौम को कि उन लोगों की तरफ, जैसे बिलाल साहब ने कहा कि जी जो लो लिविंग एरियाज़ हैं वहाँ जाके लोगों की मदद करनी चाहिए और उन तक ये गोश्त पहुँचना चाहिए ताकि हकीकी कुर्बानी वहाँ पे लगे। ये नहीं है कि बकरा काटा और उसको फ्रिज में रख दिया, मेरे ख्याल में 6 महीने तक 4 महीने तक चलता है। ये मैं देखता हूँ हर साल के नज़ाकत भाई के जैसे ही ईद कुर्बान का वक्त करीब आता है, लोग डीप फ्रीज़र, भाई साहब आपने भी ये नोट किया होगा, फ्रिज की ख़रीदारी में इजाफा हो जाता है, बहुत ज़्यादा दुकानों पे इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानों पे ये आइटम्स आ जाते हैं और बहुत ज़्यादा इसकी फ़रोख्त में भी इजाफा हो जाता है, और ऐसा लगता है कि लोग जो हैं उन्होंने प्लान बनाए हुए होते हैं कि बस कुर्बानी होगी और पूरा बकरा आधी गायें जो है इसमें हम जो पॉलिटिकल लोग हैं इसमें हमें भी रोल अदा करना चाहिए। और बिलखुसूस मैं उलमा इकराम से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस हवाले से जो जुम्मे के खुतबात होते हैं उसमें लोगों को मोटिवेट करना चाहिए और एक मोटिवेशनल स्पीच होनी चाहिए इस हवाले से कि जो भी कुर्बानी करता है कम से कम जो अल्लाह ताला ने हमें तौफीक दी है कि हम कुर्बानी करें, और साथ साथ कुर्बानी के ज़ाहिर है वो हिस्से बनते हैं, एक हिस्सा रिश्तेदारों का होता है, एक गरीबों का होता है, एक अपने लिए होता है। जहाँ तक कुर्बानी की बात है, अपने लिए आप चलो रख दें, थोड़ा बहुत रख दें अपने लिए, चलो आप अपने बच्चों को 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक आप उसको खाएँ उसको, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये टाइम है, जिस तरह बिलाल साहब ने कहा कि कुर्बानी देने का टाइम है कि हम उन लोगों को जाके वहाँ पे फैसिलिटेट करें, गोश्त उन तक पहुँचना चाहिए जो लोग पूरा साल गोश्त के लिए तरसते हैं। तो मैं समझता हूँ कि लेकिन पाकिस्तान के लोगों ने ये कोविड-19 में ख्वाजा साहब की बात को मैं सेकंड करता हूँ कि गवर्नमेंट के ऊपर इतना ज़्यादा उन्होंने रिलाई भी नहीं किया, लोगों ने खुद जाके जो यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर NGOs थी मुख्तलिफ़ किस्म के, जिस तरह आपकी NGOs है, दूसरे लोगों ने जाके इस कराची के अंदर पूरे पाकिस्तान के अंदर जितना काम किया है, मैं समझता हूँ कि एक नया हौसला, देखें जो भी कोई एक्सीडेंट इंसिडेंट होता है उससे कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी जन्म लेती है। तो ये अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान के लोगों ने देखा कि पाकिस्तान के लोगों ने सड़कों पे राशन रख के लोगों को तकसीम किया है, और कोई भी कोविड-19 की वजह से कुछ लोग ज़रूर मरे, लेकिन मुझे आज तक ये खबर नहीं मिली कि पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा आदमी जो भूख की वजह से मर गया हो। जिस तरह हमारे चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब ने कहा था कि कोविड-19 की वजह से मर सकते हैं लोग, मर सकते हैं, लेकिन भूख की वजह से इंशाल्लाह कोई नहीं मरेगा। जैसे क्योंकि हमारे पाकिस्तान के अंदर जज्बा इतना ज़्यादा है कि अगर एक पड़ोसी के घर पे खाना पक रहा है, उसको अगर पता हो कि मेरे पड़ोस में 3 घर ऐसे हैं जिसमें उनके पास खाना नहीं है या उनके बच्चे भूखे हैं, मैं दावे से कहता हूँ कि चाहे वो किसी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, किसी सोच से ताल्लुक़ रखता हो, किसी फ़िक्र से ताल्लुक़ रखता हो, किसी कोई भी ज़बान बोलने वाला हो, सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो अपने समाजी तंजीमों का। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर एक जो अब्दुल सत्तार ईदी साहब ने एक पाकिस्तान के अंदर एक सोच दी है, फ़िक्र दी है, उसकी बुनियाद के ऊपर लोगों ने जितना काम किया है, हम लोग उनको अप्रिशिएट भी करते हैं और हमें एक सबक भी मिला कि हम सब लोगों को मिलजुल के काम करना चाहिए। ख्वाजा तारिक नज़ीर साहब ने एक बड़ी अहम बात कही थी जी कि कलेजी से जो है इब्तिदा होती है, और उस वक्त मेरे जहन में ये बात आ रही थी कि अगर किसी को कसाई ना मिले तो क्या करेगा वो, कैसे कलेजी से उसकी इब्तिदा होगी पहले दिन की। और कई ऐसे वाक़यात हुए जिसमें हमने देखा कि लोगों को कसाई नहीं मिले और बड़ी मुश्किलात हुई।
तो ये मैं खालिद साहब से ज़रूर पूछूंगा एक ब्रेक के बाद। आपने कहीं नहीं जाना, हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। ईद का तीसरा दिन है, सच टीवी के साथ और खूबसूरत मेहमानों के साथ आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर हैं। और गोश्त तो 3 दिनों से खा ही रहे हैं। आज का डिनर भी बड़ा लजीज हुआ और उसमें चाँपें थी, तो मैं सोचा ज़रा थोड़ा सा नमकीन भी हो जाए। नमकीन तो हो ही रहे, थोड़ा मीठा भी हो जाए। तो साथ साथ मैंने कहा मुंह भी अपना मीठा करता रहूं और अपने मेहमानों को भी जो है हमने पेश किया कुछ मीठा। वक्फे पे जाने से कल मैंने आपको बताया कि जी अगर कसाई ना मिले कितना मुश्किल हो जाता है, और ये सिचुएशन हमने ईद के स्पेशली पहले और दूसरे दिन देखी। तो ख्वाजा साहब आपने तो कहा कि जी कलेजी से इब्तिदा होती है और ये हकीकत भी है, लेकिन कसाई तो उनके नखरे ऐसे आसमानों पे होते हैं और ऐसा लगता है जैसे किसी लड़की का रिश्ता मांगने गए हों, और जिस तरह उनके नखरे दिखाते हैं लड़की वाले घर वाले, बिल्कुल कसाई वैसे ही नखरे दिखाते हैं। आपका कहना बिल्कुल वजह है। असल में वो डिमांड और सप्लाई का मामला है। पहले दिन हर एक की ख्वाहिश होती है कि वो कुर्बानी करें, लेकिन चूँकि जैसे आपने कहा कसाब इतनी तादाद में अवेलेबल नहीं होते, तो ये मसला रहता है। लेकिन उसका हल एक आ ही जाता है, अगर आपने गौर किया हो ईद पर भी। वो तो मौसमी कसाब है जी, वो जो एमेचर जिसको आप कहते हैं, जो हादसाती तौर पे या उस दिन के लिए या उन 3 दिनों के लिए जो वो बन जाते हैं, तो और कुछ नहीं तो घर वाले ख़ुद जो है उनमें से कोई ना कोई फ़र्द ऐसा होता है जो इस बात के लिए अपने आप को पेश करता है कि जी मैं ये काम कर लूँगा। फिर जो बोटियों का हाल होता है वो अपनी जगह, वो फिर पहचान में नहीं आती। उमर इस वक्त पाकिस्तान का भी यही हाल है कि पाकिस्तान का भी जो पाकिस्तान के लोगों के हवाले किया गया। मैं लाइट मोड में अभी पीटीआई का यहाँ पे मैं मौजूद लाइट नहीं है, मोड में लेकिन ये लोग बात सुन बोल रहे रहा हैं। हूँ कि पाकिस्तान के अंदर भी यही हाल है जो ख्वाजा साहब ने बताया कि कोई एक्सपीरियंस आदमी नहीं था। तो पाकिस्तान का भी वही हाल है जो आम कसाई को ढूंढ के आप मतलब राह चलते कसाई को अगर पकड़ के जान में लेकिन पाकिस्तानी अवाम ने खुद से स्टेप ले लिया ना। अगर कसाब नहीं मिल रहे, कसाई नहीं मिल रहा, तो फिर पाकिस्तानी अवाम खुद मैदान में उतर आई। जो जैसा था, जिस तरह भी था, उसने खुद से बकरा गिराना शुरू कर दिया। बहरहाल इसके अलावा जैसे आपने फरमाया कि और डिशेस क्या होती हैं, तो मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ ट्रेडिशनली जो है, एक तो पुलाव जो है, यखनी का पुलाव कहने, पुलाव जो है एक मस्त चीज़ है, और शामी कबाब चाँपे अपनी जगह हैं। वो टिक्का कबाब तो आज के ज़माने के, लेकिन रिवायती तौर पे चाँपे बना करती हैं, और शामी कबाब तो लाजमी हिस्सा होता है। शामी हो गए, जी, चपली जी। कबाब हो गए, और जी हाँ, चपली देखिए मैं आपसे अर्ज़ करूँ, ये ज़रा बाद में आए हैं कराची में ख़ास तौर पे। लेकिन रिवायती तौर पे जो है ना, शामी कबाब तो मेरा ख्याल है कि गालबन सदियों से आप सुन रहे होंगे। चपली जो है समझे KPK से वहाँ से वो कल्चर आया। create हो गया। जी जी बिल्कुल। लेकिन खैर बहरहाल लेकिन उसका मौसम है, गर्मियों के मौसम में वो इतना मज़ा नहीं देता जो सर्दियों के मौसम में उसका मज़ा है। सही। बिलाल भाई आप बताएं, आपके क्या खाने में किस चीज़ की चॉइस रहती है? खाने में तो हमने, चूँकि मैंने पहले आपको बताया कि हम तो लोगों की खिदमत के लिए मैदान में मौजूद रहे, और आज सुबह तक भी हमारा यही सिलसिला चलता रहा। हमने ईद के पहले दिन, दूसरे दिन जो है, पहले दिन तो हमने कोरमा बना लिया, और साथ हमने वो नान चपाती वो करके तो वहाँ पर इलाकों के अंदर हमने तकसीम किया। उससे पहले खुद भी हमने उसे तनावल किया। तो इसी तरीके से दूसरे दिन में बारबेक्यू का इस्तेमाल किया गया, और दोस्तों ने कुछ ने वो सामान वो ले आए थे, और छतों पे जाके उसको खुले आसमान पे जाके वहाँ पे सारी रात जो है वो बारबेक्यू चलता रहा। और बारबेक्यू में हम सिर्फ खुद ही शामिल नहीं हुए, बल्कि जो समाजी तंजीमें थे इसका इस्तेमाल किया।
ज़बरदस्त, तो वो अंगीठी, कोयला। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, तो लवाजमात। अच्छा उमर, ये जो ट्रेंड पाकिस्तान के अंदर जो गेट टुगेदर का ट्रेंड है, मैंने भी बहुत सारे मुल्कों में ट्रैवल किया, मैंने देखा, स्टडी किया, लेकिन ये गेट टुगेदर की जो हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर होता है ये कहीं भी नहीं है दुनिया में। अच्छा कहीं भी अगर कहीं हुआ भी है तो वो भी पाकिस्तानी सारे मिलके कर रहे हैं। वेस्टर्न कंट्रीज़ के लोग या ये जो मिडिल ईस्ट के लोग ये कभी इस तरह का कोई प्रोग्राम नहीं करते। हाँ अपनी फैमिली की हद तक वो कर रहे होंगे, लेकिन जो गेट टुगेदर फ्रेंड्स का सर्कल होता है, कज़न्स का सर्कल होता है, या अपने जो जानने वाले दोस्त यार होते हैं, जैसे मैं आपको बताऊं कराची के अंदर हलीम की दावतें होती हैं। मेरे ख्याल में कराची के अंदर शायद ही कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी हो जो हलीम की दावत ना करती हो, और हमारे एक दूसरे के बदतरीन मुखालिफ भी एक दूसरे की हलीम की दावत में चले जाते हैं। इसी तरह ये जो ईद का जो दिन होते हैं, इन दिनों में ये जो हमारी ट्रेडिशन है, बेसिकली रवायात हैं, ये मेरे ख्याल में पूरी दुनिया में कहीं पे भी नहीं है। और तो अभी कोविड आ गया, वरना मैंगो पार्टीज होती थी, मैंगो पार्टीज होती थी, लोग एक दूसरे के घर गिफ्ट बेचते थे। अभी बल्कि असेंबली में मैं सुन रहा था कि किसी एक ऑनरेबल मेंबर ने एतराज़ किया कि मेरे घर पे आम क्यों भेजें, क्योंकि वो सियासत की भी रस्म और रिवाज चेंज हुए हैं। तो मुझे याद है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और मुस्लिम लीग नून की बदतरीन सियासी एक दूसरे के मुखालिफ थे, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे मुस्लिम लीग नून के दोस्त हमें आम भेजते थे पंजाब से, इंटीरियर से। हमारे जो गिलानी साहब गिलानी साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे, गिलानी साहब ने तमाम मेंबरान असेंबली के लिए मैंगोज़ का गिफ्ट जो है ना उनके घरों में भेजा। इसी तरह इस तरह जो सियासी मुखालफत अपनी जगह, जो हमारी जो ज़ाती दुश्मनियाँ अपनी जगह पे है, लेकिन पाकिस्तान की जो रवायतें हैं, पाकिस्तान के जो चारों सूबे गिलगित बल्तिस्तान, फाटा और आज़ाद कश्मीर के लोगों की जो रवायात हैं एक दूसरे के साथ, मैं समझता हूँ कि एक बेहतरीन माशरे की अक्कासी करती हैं। ज़ाती दुश्मनियाँ भी क्या, बस ये तो नज़रियाती इख्तिलाफ हुसन होता है, लेकिन आप कुछ मतलब सियासत के अंदर उमर हो सकते हैं, ख्वाजा साहब मेरी बात पे सेकंड करें कि हमें भी पॉलिटिक्स करते हुए आधी ज़िंदगी गुजर गई है। हम लोगों के साथ उठे बैठे अपनी लीडरशिप को करीब से देखा, अपोजिशन की जमातों की लीडरशिप को करीब से देखा, लेकिन जितना इस दौरान सियासत को बिलो दी बेल्ट लाया गया इन जो 4-6-8 सालों में, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी ऐसा हुआ। लेकिन ये बहुत अनफॉर्चुनेट है, पाकिस्तान की जो यंग जनरेशन है उनके लिए ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि उनको ये एक आईना दिखाया जाता है कि ये पॉलिटिशियन हैं जो एक दूसरे को गालियां बकते हैं, ये लोग हैं जो एक दूसरे के साथ बदतमीज़ी करते हैं, ये लोग हैं जो एक दूसरे को बिलो दी बेल्ट डिस्कशन करते हैं एक दूसरे के बारे में। ये चीज़ हमें तमाम लीडरशिप को, पाकिस्तान की जो हमारी लीडरशिप है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो लीडरशिप है, उसको बैठ के सोचना पड़ेगा कि हम अपनी जो यंग जनरेशन है, देखें यंग पाकिस्तान के अंदर उम्र उस वक्त तक चेंज नहीं आ सकता, भले आपकी तब्दीली के कितने ही नारे लगा दें, जब तक यंग जनरेशन पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा नहीं बनेगी। वो पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा बनेगी, मैं ये नहीं कह रहा यंग जनरेशन को आपके प्रोग्राम के तवसत से कि आप सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा बने, आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा बने, लेकिन हिस्सा बने आप। मैं आपको बताऊं कि मैं पिछले दिनों एक चैनल पे मैंने ये भी कहा कि पाकिस्तान की जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ हैं, जो कानून साज असेंबलीज़ हैं, चाहे प्रोविंस की हैं या फेडरल की हैं, वो 80% लोग बगैर देखे हाथ खड़ा करके लेजिस्लेशन करते हैं। जब पढ़े लिखे लोग, यंग जनरेशन सियासत के अंदर आएगी तो फिर वो जो भी लेजिस्लेशन होगी उसको पढ़ के वो हाथ खड़ा करेंगे और उसकी लेजिस्लेशन करेंगे, फिर जाके पाकिस्तान के अंदर हकीकी तब्दीली आएगी। नज़ाकत भाई देखें, आपकी बात अपनी जगह दुरुस्त है, ख्वाजा साहब भी यहाँ मौजूद हैं और बिल्कुल आप दोनों की पार्टीज ऐसी हैं, वहाँ पे एक मौरूसी सिस्टम चलता आया है। तो जब यंग जनरेशन ये देखती है कि लीडर्स तो वहीं से पैदा होने, तो उसकी वजह से लोगों में जो है ना एक डिसअपॉइंटमेंट भी पैदा हो जाती है। इस सवाल का मैं अगर आप मुझे परमिशन दे तो सियासी जमातों ने, और उस पर फिर वो एक गैप पैदा हो गया, एक में फिर मायूस हुए उस साइड पे। तो मैं एक इसका जवाब दे दूँ। मैं ख्वाजा साहब से भी पूछूंगा। बिल्कुल, ख्वाजा साहब से भी पूछिएगा। देखिए पाकिस्तान के अंदर नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जो पर्सनैलिटीज़ की पॉलिटिक्स होती है वो होती है। मैं वेस्टर्न कंट्रीज़ की बहुत सारे मुल्कों की मिसाल दे सकता हूँ आपको। हिंदुस्तान के अंदर भी फैमिलीज़ की सियासत है, लोगों की डोमिनेशन रहती है। पॉलिटिक्स के अंदर इस चीज़ को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि मैं दूर नहीं लेके जा रहा, आपको कोई 3-4 डेकेड्स पुरानी बात नहीं कर रहा हूँ।
2008 में इलेक्शन हुआ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अक्सरियत मिली। आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर बना उसका ताल्लुक लाड़काना से था या जनूबी पंजाब से था? पॉलिटिक्स क्योंकि पर्सनैलिटीज़ का, फैमिलीज़ का वोट है, आपको मानना पड़ेगा कि पाकिस्तान के अंदर जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के नाम का वोट है, आपको मानना पड़ेगा कि पाकिस्तान के अंदर मियां नवाज शरीफ का वोट है, आपको मानना पड़ेगा कि इमरान खान का पाकिस्तान के अंदर वोट है। इसी तरह और जो जमात इस्लामी है, MQM के दोस्तों का, पर्सनैलिटीज़ का सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं है। ये लोगों के जहन में गलत फहमी है कि रवायत ये जो मौरूसी सियासत है ये पूरी दुनिया में है, लेकिन इसको ख़त्म होना चाहिए। सारी बात अपनी जगह पे है, लेकिन ज़ाहिर है जिस पर्सनैलिटीज़ का वोट होता है, जिस फैमिलीज़ का वोट होता है, जिन्होंने कुर्बानियाँ दी होती हैं, उनका डेफिनेटली मैं उस तनाज़ुर में कह रहा हूँ। लेकिन जब तक देखें ना, अगर हम जैसे लोग अगर पॉलिटिक्स में हैं तो हमसे अगर बेहतर लोग आएंगे तो फिर उनको रीशफल भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मरियम नवाज साहिबा और बिलावल भुट्टो जरदारी आने वाले 10 साल के बाद भी इस मुल्क के ऊपर पॉलिटिकल पार्टीज़ के हेड बने। कोई आम आदमी भी बन सकता है। ये तब बनेगा कि पाकिस्तान के अंदर यंग जनरेशन पॉलिटिक्स के अंदर आएगी तो फिर जाके चेंज होगा। लेके आ गई सरदार साहब, यंग जनरेशन आई है तो उसी ने वही तो चेंज लेके आई है। पहले मौरूसी सियासत चलती रही, अब वो एक चेंज आया जिसे पीटीआई क्रेडिट लेती है कि वो हमारी वजह से आई, लेकिन जैसे भी आई वो एक चेंज तो आ गया जो एक अरसे तक पार्टी चल रही जी हाँ, बक्से चोरी करके आई। नहीं वो तो हर एक का अपना नहीं, है ना। बिलाल भाई, कराची में मैं पॉलिटिकल कोई पॉइंट स्कोरिंग नहीं कर रहा। मेरी एजुकेशन कराची की है, मैंने बहुत डीपली सियासत कराची के इन्वॉल्व रहा हूँ। पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर बहुत सारे MPAs को अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का नहीं पता था कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी कहाँ से शुरू होती है, कहाँ पे ख़त्म होती है। और बहुत सारे MPAs को रात 3 बजे घर से उठाया गया कि भाई आप जीत गए हो, जल के जश्न बनाओ। क्या इससे पहले भी होता रहा? सर आप उसको फिर चेंज नहीं कर सकते ना सर, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। कराची की बात ही अगर हम पूरे मुल्क की बात करेंगे, कुछ ना कुछ तो चेंज हमें नजर आया, बल्कि बहुत कुछ चेंज आया। इससे पहले तो कराची के एक घर से 900 वोट भी निकले। और वो तो यहाँ पे तो फिर ये ना कि डब्बों की चेंज करने की आप बात करते हैं। खैर ये बिल्कुल अलग से एक टॉपिक चले, लेकिन सियासी जमातों ने मायूस भी किया है, इस बात को भी तस्लीम करना चाहिए। अगर मौरूसी सियासत थी या वो खानदान की सियासत थी, वो भुट्टो ये आप ये बता सकते हैं कि लेकिन क्या बिलाल साहब क्या डिलीवर क्या किया 73 साल में वजह से आज कराची को मसाइल दरपेश। नहीं आप एक मिनट का तो जिक्र करते हैं आप, 73 साल में पॉलिटिकल पार्टीज का जिक्र करते हैं। 73 साल में पॉलिटिकल पार्टीज डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कितना अरसा रही हैं, इसका फैसला कौन करेगा? नहीं इसका नहीं कोई नहीं एक मिनट माफ कीजिएगा। आप बता दें हज़रत, इसका फैसला कौन करेगा? देखिए अब वो अगर इजाज़त देंगे तो मैं नहीं ये तो देखिए गुजारिश नहीं, गपशप नहीं है। देखिए गुजारिश ये है कि वोटर जो है ना वो फैसला करेगा। सही। यंग जनरेशन ठीक है कि जी आपका 35% जो है यंग है तो उसकी अहमियत ज़्यादा है, लेकिन वो जो 65% है उसकी कोई अहमियत नहीं है, उसकी भी तो अपनी जगह अहमियत है ना। अच्छा, आप जब कहते हैं कि जी पढ़ा लिखा यूथ, अरे भाई जो गांव देहात में जो यूथ है जो पढ़ा लिखा है या नहीं है, तो क्या वो यूथ नहीं है? क्या वो उस एज ग्रुप 18 से 35 साल की उम्र में नहीं आता? उसका वोट क्या अहमियत नहीं रखता? देखिए हम बात कर रहे हैं ईद के हवाले से। पहले तो मैं ईद के हवाले से एक फ़र्क आपको बता दूं कि इस ईद पे क्या था। चांद का फ़र्क तो नहीं बता रहे? नहीं चांद का तो खैर फ़र्क मेरा तो उसके बारे में बिल्कुल एक उसूल है, ये एक शरई मामला है। सही। और मैं उसी हवाले से उसको फ़र्क, लेकिन चांद के साइज़ का एक बड़ा मैटर हो गया। और ट्वीट में आपने तस्वीर भी लगा दी, चांद इतना मोटा नहीं होता। वो ठीक है, वो अपनी जगह सही है, लेकिन नज़र नहीं आया तो क्या किया जा सकता है। खैर देखिए, चूँकि कोविड-19 था तो होता ये था कि दिन में आप कुर्बानी करते हैं और शाम में बच्चे और घर वाले जो है अपनी अपनी मुख्तलिफ उनकी सरगर्मियाँ होती थी। बिल्कुल।
और सयाती मराकज़ खुले हुआ करते थे, तो फैमिलीज़ जो हैं वहाँ चले जाया करती थी। अब कि ये नहीं, अब ये फ़ायदा हुआ कि फैमिली जो है इकट्ठी रही, ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 घरों में ही गए होंगे। ऐसे ही बिल्कुल, वरना पहले क्लोजली जो है मतलब आपका अपना प्रोग्राम होता था, आपका अपना होता था, और आपका अपना होता था, और मेरा अपना प्रोग्राम होता। अब सबका यकजा था। ये एक फ़ायदा हुआ है कोविड-19 से। अब आ जाएं सियासत के ऊपर। देखिए बात ये है, आप जो मर्ज़ी कर लें और कह लें, जब तक आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन, एग्री, आवाम की राय बग़ैर किसी इंटरफेरेंस के, बग़ैर किसी इंजीनियरिंग के, बग़ैर किसी मैनिपुलेशन के, जब तक उसको तस्लीम नहीं करेंगे, तो ना सिर्फ ये कि मशरक़ी पाकिस्तान जैसा सानिया आपको मतलब आपकी आंखों में आंखें डालकर देख रहा होगा, ये पश्तूनों का मामला चल रहा होता है, ठीक, बलूचिस्तान का मामला चल रहा होता है, इसी तरह सिंध में एक ज़माने में चल रहा था। तो इसका एक ही हल है, जब आप इस तरह की कदगने लगाएंगे तो कहीं और से चैनलाइज होकर वो निकलेगा, आप रोक नहीं सकते। हिंदुस्तान की अपोजिशन ने राहुल गांधी ने कहा कि उसकी स्टेटमेंट, और आप हैरान होंगे, शिकागो ट्रिब्यून जैसे अखबारात ने लीड लगाई इसकी ना, कि हिंदुस्तान के जो अपोजिशन के राहुल गांधी ने कहा कि मोदी हमारे लिए इमरान खान साबित हुआ। यानी आज ये मैं नहीं कह रहा, आज पूरी दुनिया में क्या अखबारात ने ये छापा, हिंदुस्तान की जो हिंदुस्तान टाइम ने लीडिंग न्यूज़ लगाई है इस पर। तो मैं देखें, कोई हम इस ईद को कोई पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग की नज़र नहीं करना चाहते, लेकिन जितना मेरे ख्याल में इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बुरा हाल है, जीडीपी का हाल देख लें, पाकिस्तान के अंदर जो कर्जे थे वो कितने परसेंट ज़्यादा लिए, उस अगर आप रेशो निकालेंगे तो मेरे ख्याल में 40% कर्जे ज़्यादा लिए इमरान खान साहब की हुकूमत ने। मैं सिर्फ ये नहीं, मेरा कोई है, हमें तो कोई ज़ाहिर पॉलिटिकल शो में जो टॉक शोज़ होते हैं, हम लोग उसमें रोज़ बैठते हैं, रोज़ दोस्तों के साथ डिस्कशन होती है, गर्मी सर्दी भी होती है, सारी बात होती है, लेकिन मेरा फोकस पॉइंट ये है कि इस ईद पे मैं ये एक मैसेज दे के जाऊँ कि पाकिस्तान के जो यूथ है वो पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ का हिस्सा बने, ताकि रियल जो पाकिस्तान के अंदर चेंज आए और पाकिस्तान वो खड़े होकर बात करने की हिम्मत कर सके। देखिए मैं आपको बताऊं, मैं आपको रियली बता रहा हूं, मैं अपनी लीडरशिप के सामने, मैं हल्फन कहता हूं कि मैं अपनी लीडरशिप के सामने वही बोलता हूं जो मुझे नज़र आता है, जो मुझे महसूस होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे मेरी पार्टी के अंदर भी कि जो वो नहीं बोल सकते, क्योंकि ज़ाहिर है उनको उनके मफादात भी होते हैं, उनको चीज़ों की समझ भी नहीं होती, बहुत सारी चीज़ों की, लेकिन हमारी लीडरशिप सुनती भी है, हम उनके सामने बैठ के बात भी करते हैं। मैं कहता हूं कि पाकिस्तान के अंदर जब तक लोग नहीं आएंगे, यूथ नहीं आएगी, बिलखुसूस आप ज़ाहिर है यहाँ पे कराची में यूथ को लीड करते हुए नज़र आते हमें, और बहुत सारे दोस्त हमारे वो लीड करते हुए नज़र आते हैं। मैं उनको अक्सर यही कहता हूँ कि आप अपनी जो यंग जनरेशन है उसको एक मोटिवेशनल स्पीच ज़रूर दें कि पाकिस्तान की सियासत से नफ़रत मत करें, पाकिस्तान के सियासतदानों से नफ़रत करें, लेकिन पाकिस्तान की सियासत से नफ़रत मत करें, निज़ाम की अहमियत बताई जाए, उसको अहमियत बताई जाए। और उस सवाल ही पैदा नहीं होता, पाकिस्तान के अंदर चेंज आ ही नहीं सकता जब तक पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिस्टम अच्छा नहीं होगा, एक नए रीशफलिंग नहीं होगी, और फिर जब तक रीशफलिंग नहीं होगी फिर वो कुछ लोग ज़ाहिर है पाकिस्तान इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं पाकिस्तान के अंदर कि वो कुछ अपने घोड़े पाल के रखते हैं, वो ज़ाहिर है उनके टाइम पे उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी करवाते हैं, उनको अपनी ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल भी करते हैं। आपको याद होगा कि पूरे पाकिस्तान से जनरल परवेज़ मुशर्रफ को कितना वोट मिल गया था, आपको याद होगा कि शौकत अजीज़ जैसा आदमी जो काउंसलर नहीं बन सकता था उसको मेरे ख्याल में हज़ारों वोट पड़ गए थे। तो ये पाकिस्तान की यूथ को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा बने। हमारी बेहतरीन नज़रियाती मुखालिफ जमात इस्लामी की बात कर रहा हूँ, आप जमीयत में चले जाएं, आप MSF मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन में चले जाएं, आप APMSO में चले जाएं, लेकिन पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा बने ताकि पाकिस्तान के अंदर रियल चेंज आ सके। वरना तो फिर इसी तरह के लोग पाकिस्तान के ऊपर हुक्मरानी करेंगे कि जो मैंने मिसाल दी कि पाकिस्तान अगर कई जगह लेजिस्लेशन होती है तो जो हमारे उनके पास पेपर आता है वो पढ़ते भी नहीं है, बस वो ये कहते हैं कि हमारी पार्टी के मेंबर ने इसको टेबल किया है लिहाजा हमने हाथ खड़े करना है और इसको पास करवाना है। नौजवानों का भी एक शिकवा है और वो तमाम सियासी जमातों से है
कि तलबा यूनियन की बहाली नहीं हो पाई, और गिलानी साहब के दौर में भी ये कोशिशें की गई, मियां रज़ा रब्बानी साहब ने बेहद कोशिशें की, नहीं हुआ। फिर एक 5 साल दौर जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब का भी गुजरा, और उसमें फिर शायद काकान अब्बासी साहब भी आए। लेकिन ये जो एक असल ग्रास रूट लेवल से नौजवानों की क़यादत पैदा होने का जो असल गेटवे है, जब वो तलबा यूनियन की बहाली ही नहीं होगी तो किस तरीके से? मैं आपकी बात पे 100% सेकंड करता हूँ कि आज देखें ना, पाकिस्तान के जो मेन स्ट्रीम जो जिनको पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल क्लास, सही पॉलिटिकल वर्कर जिनको आप कहेंगे, जावेद हाशमी साहब की मिसाल ले लें, सराज साहब की मिसाल ले लें, जमात इस्लामी वाले, और बहुत सारे पाकिस्तान के अंदर जो ख्वाजा साद वगैरह, ये सारे वो लोग थे जो ग्रास रूट लेवल से स्टूडेंट यूनियन की पॉलिटिक्स करके आए। फिर इसी तरह डॉक्टर फारूक सत्तार साहब हैं कराची में, और बहुत सारे लोग हैं जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स के अंदर रहे और आज पाकिस्तान के नामवर सियासी कार्ड भी है उनका। ये बात मैं आपकी सेकंड करता हूँ, लेकिन इसमें भी हेडल्स क्रिएट किए जाते हैं। एक बड़ी कोशिश हुई सिंध के अंदर, सिंध असेंबली में लेजिस्लेशन भी हुई कि जी तुलबा यूनियन को बहाल किया जाए, और मैं आपको चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के बिहाफ पे आपको यकीन दिलाता हूँ कि जैसे ये कोविड का इशू रिजॉल्व होगा, कम से कम सिंध प्रोविंस के अंदर स्टूडेंट यूनियन बहाली का ऐलान हो जाएगा। बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी अगर ऐसा बिल्कुल हो जाता बिल्कुल। है। स्टूडेंट यूनियन का ये हमारी सारी चीज़ें तैयार हुई हैं, और हम सिर्फ इस वजह से कि ज़ाहिर है नए सिरे से कोई डिस्टर्बेंस ना हो। और उमर मैं आपको बताऊं, हमारी जो स्पाफ है सिंध PSF है, उसने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ मीटिंग की है, स्टूडेंट जो एफिलेटेड विंग हैं पार्टी के, सबके साथ मीटिंग्स करके एक जगह पे उनको जमा किया, और सब इस बात पे कॉन्विंस है कि पाकिस्तान के अंदर स्टूडेंट यूनियन बहाल हों, ताकि नई नर्सरी निकले, नए लोग निकलें, वो लोग निकलें जावेद हाशमी जिनकी किताब पढ़ें आपके हाँ मैं बागी हूँ, आपको पढ़ते हुए मतलब आप रोएंगे, लेकिन उसने कंप्रोमाइज़ नहीं किया जनरल परवेज़ मुशर्रफ की अमरीत के दौरान। तो पाकिस्तान के अंदर नए लोगों को आने की ज़रूरत है। बिलखुसूस आप जैसे लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब आप अपनी इस तरह की यंग जनरेशन को जमा करके साथ चलते हैं तो उनको इस पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा लाजमी बनाएं। चलिए इख्तितामी लम्हात हैं। ख्वाजा साहब आप ये बताइए कि अब ईद का मौका है, लेकिन जब सियासतदान बैठ जाएँ तो ऐसा हो नहीं सकता नाजरीन के सियासी बातें ना हो, तो सियासी बातें ही छिड़ गई। तो अब आपको क्या लगता है कि जो पाकिस्तान का एक पॉजिटिव इमेज सबने दिखाना है, हर बंदे ने दिखाना है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने सियासी तनाजुर के नज़र हो जाती हैं, या ये कह लीजिए कि वो इस कंडीशन में आ जाती हैं कि पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज नहीं जा पाता अक्सर पाकिस्तान से बाहर। तो इसके लिए क्या ऐसा किया जा सकता है, या नून लीग इसमें क्या अपना रोल प्ले कर सकती है, क्योंकि अपोजिशन की एक बड़ी जमात नून लीग है। देखिए उमर, गुजारिश ये है, ये बुनियादी तौर पर जो हुकूमती जमात होती है ये उसकी जिम्मेदारी होती है। बिल्कुल ठीक है। आज देख लीजिए कि मुल्क में, कौमी असम्बली में या पार्लियामेंट में कितनी पोलराइजेशन है। ठीक है, हम एक दूसरे के मुखालिफ हैं, लेकिन हमारी वर्किंग रिलेशनशिप जो है ना वो कायम रहनी चाहिए। सही। आज देखिए वो भारतीय जो दहशतगर्द और जासूस है, उस कलभूषण जो है उसके हवाले से अगर आपने वो करना है, या नैब के हवाले से आपने करना है, जब आपकी वर्किंग रिलेशनशिप ही नहीं है, सही, आप सिर्फ बहुतान तराशी ही कर रहे हैं, या एहतसाब के बजाय आप सिर्फ इंतकाम ही कर रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने ये जो फैसला दिया है साद रफ़ीक के केस में, मैं समझता हूँ कि उसके बाद तो चेयरमैन नैब या नैब के इदारे का कोई मतलब मकसद ही नहीं है। तो ये हुकूमत वक्त का काम होता है कि वो इस तरह के हालात पैदा करे कि जहाँ दुश्मन इकट्ठा हो, एक कॉमन एनिमी है, उसके ख़िलाफ़ तो आप एक हो जाएं। सही है। कोविड देखिए, कोविड पे वो चाहे पीपल्स पार्टी हो या मुस्लिम लीग नून हो, तमाम सियासी जमातों उन्होंने अनकंडीशनल ऑफ़र दी। वो आए, उन्होंने तकरीर की, निकल गए। तो ये उनकी जिम्मेदारी है यानी वर्किंग रिलेशन होना चाहिए। जी बिल्कुल। अपोजिशन के और अपोजिशन देखिए, इख्तलाफ अपनी जगह रहता है, लेकिन जब कौमी मफादात का मामला आता है तो हम एक हो जाएंगे।
ठीक है, बहुत शुक्रिया बिलाल हैदर साहब, आपने ज्वाइन किया, और ख्वाजा साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। सरदार नज़ाकत साहब, आपने कीमती वक्त निकाला, क्योंकि आज ईद का ये तीसरा दिन और सबकी अपनी मसरूफियात, और आप लोग भी घर में मज़ेदार पकवान जो है इंजॉय कर रहे होंगे। और ये तो मराहिल अब चलते रहेंगे, क्योंकि कोविड की वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो घरों में ही मुक़य्यद हैं, और स्पेशली यंगस्टर्स जो हैं, ये बारबेक्यू का सिलसिला चलता रहेगा आगे भी, वीकेंड्स पर भी। तो आज हमने तीसरे दिन के मुनासबत से कुछ सियासी और समाजी शख्सियात के साथ बैठकर गुफ्तगू भी की, और ऐसा हो नहीं सकता था कि सियासतदान बैठें और फिर सियासी बातें ना हो। तो आज सच टीवी की इस ट्रांसमिशन के साथ मोहम्मद उमर खान को दीजिएगा इजाज़त, इस दुआ के साथ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पाकिस्तान को अपने फजल और करम की नज़र में रखे, और पाकिस्तानी हर किस्म की वबा, मुश्किलात और बीमारियों से महफूज रहें, और पाकिस्तान दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे। अल्लाह हाफ़िज़।